नालंदा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास में धड़कती एक अमर कहानी है। एक ऐसी महागाथा जिसमें ज्ञान का सूरज उगता है, फिर विनाश के काले बादलों में कहीं छिपसा जाता है, और फिर सदियों बाद उसी राख से उम्मीद की एक नई किरण बनकर दोबारा चमक उठता है। अच्छा, आज जब हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महान यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, है ना? ये आज के दौर की मिसालें हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1600 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो इन सब से कहीं ज़्यादा विशाल था, कहीं ज़्यादा वैश्विक था। उसका नाम था नालंदा। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। सोचिए, ज्ञान का वो जगमगाता हुआ केंद्र जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था, वो अचानक 600 सालों के लिए गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो गया? चलिए इस पूरी दास्तान को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत के स्वर्ण युग से, वो दौर जब नालंदा की नींव रखी गई और वो धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंचा। और ये कोई 1-2 दशक की बात नहीं है, नहीं। नालंदा ने लगातार बिना रुके पूरे 800 सालों तक ज्ञान की मशाल जलाए रखी। जरा सोचकर देखिए, 8 सदियों तक किसी संस्थान का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बने रहना, ये अपने आप में ही कितना असाधारण है। इसकी शुरुआत हुई थी 427 ईस्वी के आसपास। तब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद गुप्त वंश हो, हर्षवर्धन का साम्राज्य हो या फिर पाल वंश के राजा, सबने इसे लगातार संरक्षण दिया। और इसी वजह से नालंदा का कद और उसकी कीर्ति बढ़ती ही चली गई। और ये कितना विशाल था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। एक समय था जब यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और उन्हें पढ़ाने वाले 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। और ये लोग सिर्फ भारत से नहीं थे, नहीं, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, फारस, मतलब दुनिया के कोने कोने से ज्ञान के प्यासे यहाँ खींचे चले आते थे। सही मायनों में कहें तो ये दुनिया का पहला ग्लोबल नॉलेज हब था। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती होगी, लेकिन ये सच का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में बौद्ध दर्शन के अलावा यहाँ लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन यानी आयुर्वेद और फाइन आर्ट्स जैसे अनगिनत विषय पढ़ाए जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी कुछ समय के लिए इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। लेकिन नालंदा की असली आत्मा, उसका दिल, बसता था उसके महान पुस्तकालय धर्मगंज में। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 विशाल बहुमंजिला इमारतों का संग्रह था। नाम थे रत्नोधे, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत तो 9 मंजिला थी। सोचिए, 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसमें हाथ से लिखी हुई लाखों पांडुलिपियां सहेज कर रखी गई थी। ये सचमुच ज्ञान का एक जीता जागता महासागर था। तो ये था नालंदा, एक ऐसा विचार जो अपने समय से सदियां आगे था, जहां ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा जाता था। लेकिन 800 सालों तक दुनिया को रोशन करने के बाद इतिहास ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था लगभग 1193। एक तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा और उसने अचानक नालंदा पर हमला बोल दिया। यह हमला इतना अप्रत्याशित और इतना बर्बर था कि वहां मौजूद निहत्थे विद्वानों और छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस दौर के एक फारसी इतिहासकार हैं मिन्हाज-ए-सिराज। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि खिलजी की सेना ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। कईयों को तो जिंदा जला दिया गया। ज्ञान की वो पवित्र धरती खून से लाल कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमलावर की दुश्मनी सिर्फ इंसानों से थी या ज्ञान से भी? आखिर क्या वजह थी कि दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया गया? देखिए, इतिहास में इसके पीछे 2 मुख्य वजहें बताई जाती हैं। एक कहानी ये कहती है कि खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा और जब नालंदा के एक विद्वान ने उसे ठीक कर दिया तो वो इस बात से जल उठा कि इन काफिरों का ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे है। वहीं ज्यादातर इतिहासकार इसे एक सोची समझी रणनीतिक चाल मानते हैं। उनका मानना था कि बौद्ध संस्कृति और ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र को मिटाकर उस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया जा सकता है। वजह चाहे जो भी रही हो, अंजाम दिल दहला देने वाला था। कहा जाता है कि नालंदा का वो विशाल पुस्तकालय 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने से भी ज्यादा समय तक धधकता रहा।
सदियों से इकट्ठा किया गया ज्ञान, लाखों किताबें, लाखों पांडुलिपियां, सब कुछ हमेशा के लिए राख हो गया। मानवता के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय उस दिन जलकर खाक हो गया था। नालंदा के खंडहर सदियों तक गुमनामी में पड़े रहे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आप इमारतें जला सकते हैं पर एक विचार को हमेशा के लिए नहीं मार सकते। सदियों बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इन खंडहरों को फिर से खोजा, लेकिन इसे दोबारा एक जीवंत संस्थान बनाने का सपना देखा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 2006 में उनके आह्वान के बाद 2014 में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू किया और हाल ही में 2024 में इसके भव्य नए परिसर का उद्घाटन भी हो गया। और ये जो नया नालंदा बना है ना, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये भविष्य की सोच का प्रतीक है। ये 17 से ज्यादा देशों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसका 4555 एकड़ का विशाल कैंपस एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। सौर ऊर्जा और वाटर रिसाइकलिंग पर यहाँ खास ध्यान दिया गया है। आज यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो भी आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिस्टोरिकल स्टडीज, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, बौद्ध दर्शन, ये सारे विषय प्राचीन नालंदा की उसी मूल भावना को 21वीं सदी के संदर्भ में आगे बढ़ा रहे हैं। तो नालंदा की ये पूरी यात्रा एक गौरवशाली उदय, एक विनाशकारी पतन और एक प्रेरणादायक पुनर्जन्म हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि आप इमारतें गिरा सकते हैं, आप किताबें जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान की जो प्यास इंसान के अंदर है, सच को जानने की जो इच्छा है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कोने से फिर से अंकुरित हो ही जाती है। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस बटी हुई, इस विभाजित दुनिया में क्या नालंदा की वो प्राचीन भावना, जहां अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग तर्क और संवाद के लिए एक साथ आते थे, क्या वो भावना आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नालंदा के पुनर्जन्म का असली मकसद है।